सीएपीएफ की पूरी प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट को जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 का कोई फिक्स डेफिनेट सोर्स नहीं है जहाँ से वो व्यक्ति जाके उस चीज़ को तैयार कर ले। ना ही उसके लिए कोई इस तरीके के सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं कि जिसको पढ़ लो या फिर वहाँ से लिख लो तो फिर वो हो जाए। दरअसल प्रॉब्लम क्या है ना कि पेपर 2 मल्टीपल चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो उसमें ऐसे भी लिखना है, आर्गुमेंट भी लिखना है, तो उन सबका जो मटेरियल है ना वो कभी भी एक जगह पे इकट्ठा आपको नहीं मिल सकता, आपको खुद ही इकट्ठा करना पड़ता है। इस वजह से पेपर 2 की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती रहती है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम तो चला ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है, उसको ये डाउट रहता है कि पेपर 2 के लिए नोट्स कैसे बनाएं। सर पेपर 2 के लिए हम कैसे तैयारी करें। उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप पेपर 2 के लिए कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप नोट्स कैसे बनाओगे। और नोट्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कुछ पेजों के अंदर हम एक फैक्ट शीट बना के कैसे रख लें जिसको हम बार बार रिवाइज करें, और उन्हीं पॉइंटों को, वो डाटा जो फैक्ट शीट में लिखा हुआ है उसको कैसे एग्जामिनेशन में हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करें। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि नोट्स कैसे बनाएं और फैक्ट शीट कैसे बनाते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं सब चीज़ों के साथ में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक तो कर ही सकते हो। अगर आपको लगता है कोई और सुझाव है आपका तो वो भी आप दे सकते हो। चलिए आज की वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि पेपर 2 की जब भी नोट्स हमें बनाने की सोच रहे हैं हम, तो सबसे पहला काम करो आप कि इसके नोट्स ना किसी एक टॉपिक पे ना बना के किसी एक सेक्टर पे बनाने की कोशिश करो। जैसे कि क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटली क्या किया कि एजुकेशन सेक्टर को उठा लिया। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, एजुकेशन सेक्टर को उठा लिया। अब ऐसे आप क्या करोगे, आपने एजुकेशन मैंने यहाँ उठा रखा है, आप हेल्थ को उठा लोगे, है ना। आपने इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर मैनेजमेंट उठा लिया, जिसको बहुत सारे टीचर ये बोल के करवाते हैं कि ये थीम्स है, वो उनका कहने का तरीका है। मैं मतलब कि आपको सिंपली बोल रहा हूँ, एक सेक्टर बोल दो कि भाई मैंने एजुकेशन उठा लिया, मैंने हेल्थ उठा लिया, मैंने बॉर्डर मैनेजमेंट उठा लिया, मैंने टेररिज्म को उठा लिया, इस टाइप से चीज़ों को उठा लिया, या फिर मैंने जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको उठा लिया। इस टाइप से हमने क्या किया कि टॉपिक्स को उठा लिया। अब एक टॉपिक को पूरे को कंप्लीटली हम उठा लेंगे, उसके बाद उसकी हेडिंग बनाएंगे बड़ी सी। जैसे देखो हमने यहाँ पे एजुकेशन का बनाया हुआ है, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना। ये डाउट आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने एजुकेशन को उठाया, अब एजुकेशन हमने टॉपिक लिख लिया। अब हम एजुकेशन में क्या करने वाले हैं कि एजुकेशन सेक्टर के रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी चैलेंजेस हो सकते हैं पॉसिबल, उन सारे चैलेंजेस को एक जगह लिख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एजुकेशन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको लिख लेंगे। उसके साथ साथ हम ये लिखने की कोशिश करेंगे कि चैलेंजेस के साथ हम क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, तो उन इनिशिएटिव के बारे में भी लिख लेंगे। तीसरा हम उसके बाद लिखेंगे कि भाई चैलेंजेस हो गए, इनिशिएटिव हो गए, कि क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और भी। ठीक, अब देखो कोई भी ऐसे किसी भी तरीके का आएगा तो वो क्या क्या ऐसे आएगा, हो सकता है कि एजुकेशन सेक्टर को लेके पूछ ले या फिर उसके अंदर किसी सब सेक्शन के अंदर चला जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो एजुकेशन सेक्टर है ना उसकी सारी चीज़ों को पहले से एक जगह लिख लेंगे, और जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी, जैसी ऐसे की या आर्गुमेंट की डिमांड होगी, उस अकॉर्डिंग हम अपने जो पॉइंट या फॉर्डर हमने तैयार किया उसको हम उसमें प्रेजेंट कर देंगे। अब देखो आपको 3 कीवर्ड क्या रखने कि चैलेंजेस हमेशा तैयार करने, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो लिखने हैं आपको, उसके साथ साथ सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल है वो लिखने हैं। और उससे पहले जो सबसे पहला पेज होगा वहां पे आप क्या लिखोगे, कोट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, कोट्स, क्योंकि आप सभी की प्रॉब्लम ये होती है कि सर इतने सारे कोट्स कहाँ से आएंगे। तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना तभी हम क्या करेंगे, उन कोट्स को इकट्ठा करके रख लेंगे। जैसे एजुकेशन के लिए देखा तो मैंने क्या यहाँ पे पहले सबसे पहले वाले पेज पे क्या रखे, एजुकेशन के लिए कुछ कोट्स को रख लिया। जैसे कि देखो, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब ये किसने बोला, नेल्सन मंडेला ने बोला। तो हमने इस टाइप से एक ये रख लिया। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। ये महात्मा गांधी का कि भैया आप जियो इस तरीके से जैसे कल मरने वाले हो, है ना, और पढ़ो इस तरीके से कि जिंदगी भर आप जीने वाले हो। ठीक, उस टाइप से। द ओनली थिंग डेट इंटरफेयर विथ माई लर्निंग इज माई एजुकेशन। ये किसका है, आइंस्टाइन का है। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, वॉरेन बफेट का है।
ठीक, अगर मान लो कि ऐसा वोकेशनल से रिलेटेड कुछ आ रहा है, वोकेशनल से रिलेटेड कोई ऐसे में कुछ चीज पूछी, तो हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, इस टाइप से हम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर हम खत्म इस तरीके से करते हैं, कंक्लूड करते समय हम इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। नहीं तो हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि भाई चैलेंजेस बता रहे हैं, ये सोल्यूशंस बता रहे हैं, उसमें भी इन लाइनों को यूज कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी सेक्टर का टॉपिक उठाओ, सबसे पहले आप क्या करो, उन पे जितने भी कोर्स आपको मिल रहे हैं उन कोर्स को लिख लो, और ये पूरा पूरा पेज खाली छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिख के क्या किया, नीचे स्पेस को खाली छोड़ते हैं। फ्यूचर में हो सकता है और अच्छे कोर्स मिल जाए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उस चीज को। फिर हमने उसके बाद एक और लिखा, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। किसने बोला, अरिस्टोटल ने ये चीज बोली है। तो इस टाइप से हमने सबसे पहले क्या लिखा, कोर्स को लिखा। तो पहले वाले पेज पे आपने क्या लिख दिया, कोर्स। ठीक, अब कोर्स लिखने के बाद नेक्स्ट में पेज में क्या करोगे, आप चैलेंजेस पे आओगे कि क्या क्या चैलेंजेस है, और आप कोशिश करोगे कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनका वन वर्ड में या कीवर्ड में आप लिख दो कि अच्छा ये चैलेंजेस है। आप टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कुछ चीज़ों को पढ़ोगे तो उसमें बार बार उससे रिलेटेड चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, कीवर्ड के तौर पर लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा क्वालिटी एंड असेस, मतलब कि असेसिबिलिटी नहीं है ना, एक्सेसिबिलिटी का इशू आ रहा है वहाँ पे। तो फिर हमने बोला यहाँ पे मैंने एसर लिख दिया। तो एसर क्या है, एसर क्या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड करने वाला एक एनजीओ है, और वो एनजीओ की रिपोर्ट्स को ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत मानता है, बहुत ऑथेंटिकेट इसके द्वारा काम किया जाता है, तो हम उसके डाटास की यूज कर सकते हैं। दूसरा, फिर ये वास स्कीम है, वास में क्या है, वास में क्या है, वाटर सैनिटेशन है। तो वो जो वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड मामला है वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, कहाँ पे, स्कूल्स वगैरह में, ये चीज को लिखा। फिर हमने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि आपने देखा होगा गांव में स्कूलों वगैरह में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक क्लासरूम है उसी में सारे क्लासेस के स्टूडेंट अलग अलग बैठे हुए हैं, उस टाइप से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना टेबल है ना कुर्सी है ना, तो ये सब चीज़ें है नहीं, लोग जमीन पे आज भी बैठ रहे हैं। तो हमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। फिर हमने बोला लैक ऑफ मैन पावर की, टीचर्स ही नहीं, भाई पढ़ाएगा कौन, स्कूल खोल दिए, बिल्डिंग है, मान लो टीचर ही नहीं तो पढ़ाएगा कौन, तो हमारे यहाँ पे टीचर की शॉर्टेज है। फिर हमने लिखा एक्रीडेशन की प्रॉब्लम, एक्रीडेशन मतलब मान्यता प्राप्त स्कूल ही नहीं, ऐसे ही चल रहे, अब उनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी तो उनकी वैलिडिटी बाद में जाके खराब होगी, जो स्टूडेंट्स ने जो मेहनत की है वो भी खराब हो सकती है। फिर हमने लिखा कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कि भाई किसी जगह पे कुछ चीज़ पढ़ाई जा रही है, किसी राज्य में दूसरी जगह पे कुछ चीज़ पढ़ाई जा रही है, सब अपने वैल्यूज़ को तो उसमें डालते ही एजुकेशन सिस्टम में, वो अच्छी बात है, लेकिन एक कॉमन होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड, ताकि जो जितने भी नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है, जैसे यूपीएससी है या फिर नीट है या फिर आईआईटी है, ताकि वहाँ पे सभी स्टूडेंटों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। जैसे मान लो सीबीएसई की प्रिपरेशन करने वाला तो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और कोई रीजनल बोर्ड से पढ़ के आया तो उसको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट इशू बोल रहे हैं, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 10th तक पढ़ाई की, उसने बेसिक एजुकेशन ले ली और उसका मन नहीं लगता अब आगे ज़्यादा फर्दर एजुकेशन उसको पढ़ने का नहीं, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए डाइवर्ट करने की जरूरत है, ताकि वो कमाने के लिए सीखे। अल्टीमेटली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम सबका ह्यूमंस के तौर पर क्या गोल है कि अच्छा हमारा विकास तो हो, साथ ही साथ हम थोड़ा फाइनेंशियली भी कमा सकें, है ना, तो उसको कमाने की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस टाइप की चीज़ों किया जाना चाहिए। साथ ही एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उतना यूज नहीं हो पा रहा है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उतना यूज नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स है और प्राइवेट सेक्टर, उनके बीच में एक क्लियर गैप देखने के लिए मिलता है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे एजुकेशन अच्छी मिल रही है, और जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का प्रॉब्लम है, अब देखो प्राइमरी लेवल पे तो क्या है कि 98% के आसपास जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो पहुंच चुका है, ठीक है। क्यों पहुंचा, क्यों, वो जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है तो उसके जरिए कि भाई मिड डे मील दे रहे हैं हम, या फिर उनको जो इंसेंटिव दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, इस वजह से वो वहां तक पहुंच गया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। 11th-12th में ना बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेशियो एकदम से बढ़ जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम। फिर हमने देखा जेंडर इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है कि भैया पुरुषों का जो लड़कों का जो मामला है वो ज़्यादा एजुकेशन में है, जबकि लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, हायर एजुकेशन में तो और कम हो जाता है ना। फिर उसके बाद हमने बोला कि अच्छा जो पढ़ाई हो भी रही है तो उससे उनको उतना, अब प्रॉब्लम क्या है कि एसर की रिपोर्ट कहती है कि क्लास 5 का स्टूडेंट है वो क्लास 2 की बुक्स को नहीं पढ़ पाता है, तो इसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम अच्छे नहीं है हमारे। तो ये हमने क्या किया, एक तरीके सारे चैलेंजेस को लिख लिया, और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, मैंने ये कुछ बातें आपके लिए लिख छोड़ी हैं। ये ना एक फॉर्मेट टाइप का आपको कि आप अपने लिए कैसे काम करोगे, है ना, ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, आप उतने और अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन ये मैंने एक फॉर्मेट दिया कि अच्छा इश्यूज लिख लिया अब सारे हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया
किया कि इश्यूज लिखने के बाद नेक्स्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो फिर हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लिख लिया। अब वो कैसे लिखा हमने, देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव को फिर हमने सबसे पहले लिखा कि सबसे फ्लैगशिप स्कीम है कौन सी, सर्व शिक्षा अभियान। उसमें क्या किया जा रहा है कि जो 6 से 14 ईयर तक के जितने भी स्टूडेंट है उनको कंपलसरी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं कि आप पढ़ो, 6 से 14 तक के बच्चों, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमने स्किल इंडिया मिशन चलाया, ठीक, ये सबको पता है। उसके बाद दीक्षा पोर्टल, नडर और ये स्वयं पोर्टल, ये सारे चलाए किस लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए, वहाँ पे फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने समग्र शिक्षा का एक कंसेप्ट लेके आया जिसमें क्या है कि स्टूडेंट की ओवरऑल जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और ये किसके अंदर लेके आए, इसको लेके आए हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसके अंदर लेके आए हम, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि SC ST वुमेन्स को क्या स्कॉलरशिप देना चालू किया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, 11th-12th में स्कॉलरशिप, ताकि वो पढ़ने के लिए प्रमोट हो। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है, और फिर बेटी बचाओ स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इस टाइप की स्कीमों को भी चलाना चालू किया ताकि लड़कियों का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। फिर हमने क्या किया कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आए 2020 में ताकि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो पाए स्टूडेंट्स का, ये काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख ले, अच्छा ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये हुआ। फिर उसके बाद आती है कि सोल्यूशन की बारी, तो सोल्यूशंस में क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उनके बारे में लिखने की कोशिश की। फिर हमने बोला कि भैया जो लर्निंग आउटकम है उनको कैसे सुधार सकते हो, तो उसका तरीका अपना सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच को अपनाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड पे काम करना चाहिए, है ना। किताबें पढ़ के पढ़ाने की तुलना में हमें उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा काम कराना चाहिए स्टूडेंट्स को। फिर हमने बोला कि इंटीग्रेट करना चाहिए वोकेशनल लर्निंग को, किसके साथ, ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके साथ वोकेशनल लर्निंग को भी ऐड किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो लैंग्वेज का बैरियर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, जो भी लैंग्वेज का बैरियर है यूनिफॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए नेशनल लेवल पे, है ना। एक लेवल पे तो हमें कर ही देना चाहिए, ठीक है, मातृभाषा में जो शिक्षा है वो भी दी जानी चाहिए, लेकिन एक लेवल पे हमें इनका यूनिफॉर्मलाइजेशन भी कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बोला कि बजट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, तकरीबन 6% जो GDP का टोटल बजट है हमारा वो उस पर खर्चा किया जाना चाहिए। मैन पावर को बढ़ाना चाहिए। फिर कम्युनिटी के रोल को इनहेंस करना चाहिए हमें। उसके बाद फिर हमने लिखा टेक्नोलॉजी का रोल है, जैसे टेली एजुकेशन, यूट्यूब वगैरह, ये सब क्या टेली एजुकेशन के पार्ट है, तो हमें इनको भी बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर को खासकर इन सब चीज़ों में आगे आके काम करना चाहिए। साथ ही साथ कि जो प्राइवेट सेक्टर फीस ज़्यादा ले रहा है उस फीस को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। PPP मॉडल्स पे स्कूल खोलने चाहिए। ये सब कामों को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि PPP मॉडल्स पे स्कूल्स को खोलना, ये सब काम हमें करने की जरूरत है। और उसके अलावा और भी चीज़ें आप टाइम टू टाइम आप न्यूज़पेपर में मिलेंगी आपको, तो आप क्या करोगे, वो जितनी भी न्यूज़पेपर में चीज़ें आएंगी अच्छी अच्छी जो भी लगेंगी आपको, वो यहाँ पे आप लिख लोगे। ये ब्लैंक स्पेस जो छोड़ दिया मैंने, ठीक, यहाँ पे लिख लोगे आप। अब ये स्पेस छोड़ दिया। अब नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि भैया मैंने आपको बोला जैसे कि स्टार्टिंग में आपने क्या कर लिया, एक कोट्स बना के रख लिए, उसी तरीके से 2-3 कंक्लूजन बना के रख लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन, पॉजिटिव से कंक्लूजन बना के रखा, उसमें क्या लिखा, डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इवॉल्विंग विथ अ projected 50% इंक्रीज इन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू क्वालिटी। तो 50% के आसपास डिजिटल लर्निंग में हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। पॉजिटिव सी बात है, हमने पॉजिटिव बात में लिख दिया, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव बात लिखी। फिर उसके बाद लिखा एजुकेशन इनिशिएटिव लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू इनहेंस द इंक्लूसिविलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो बोल रही है कि इंक्लूसिविटी बढ़ाना है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए काम करना। दिस एडवांसमेंट सिग्नल ये थोड़ा मिस्टेक होगा, फंबल कर गया मैं, प्रोमिसिंग फ्यूचर फॉर लर्नर अक्रॉस द कंट्री। ठीक, तो अब हमको क्या किया, इससे क्या है, हमारे लर्निंग आउटकम बढ़ेंगे और चीजें बढ़ेंगी। इस टाइप की चीजों को हमने कंक्लूजन लिखा। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ये तो एक कंक्लूजन हुआ, आप 2-3 कंक्लूजन, 2 नंबर का कंक्लूजन, 3 नंबर का कंक्लूजन, 3-4 कंक्लूजन पहले से बना के रख लो। अब एजुकेशन पे कुछ भी आएगा तो हम कंक्लूजन वही लिखेंगे, मेन बॉडी में चैलेंजेस में से उन्हीं बातों को उठा के लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, इस चीज की हम क्या, अभी जैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम सीखते क्या है उसमें, यही तो सीखते हैं कि जो बेसिक मटेरियल है वो क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्टली तो आने वाला नहीं, ट्विस्ट होकर आने वाला है, तो कैसे हम उस बेसिक मटेरियल को ट्विस्ट करके अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग यूज कर पाए। ठीक, ये एक बात होती है। उसके अलावा बेसिक राइटिंग के साथ साथ यही तो सीख रहे हैं हम पूरे के पूरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, और क्या कर रहे हैं हम, और कोई अलग चीज तो कर नहीं रहे। उसके लिए हमारे पास एक बेसिक कंटेंट होना चाहिए। अब जैसे ये कंटेंट हो गया हमारे पास, अब उसके बाद हम चीजों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्या रखा हुआ है, ये पॉवर्टी का डाटा है।
है ना। ये पुराना है, मैं पहले ही आपको बता दूं, बोलोगे सर ये डाटा तो देखो ये तो गलत है, तो मैं आपको बता दूं ये पुराना है, ये 3 साल के आसपास पुराना डाटा है। ठीक, अब बात क्या है, ये 3 साल में जब सिविल्स की प्रिपरेशन अभी भी कर रहा हूं, जब मैं प्रिपरेशन के दौरान में मैंने क्या एक फैक्ट शीट बनाई। अब ये फैक्ट शीट क्या बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था कि जो भी डाटा है उनको ना एक एक वर्ड में, दो दो वर्ड में ना 3 4 5 10 पेजों में समेट के रख लो, ताकि मैं जब भी कोई आंसर लिखूं, कोई पॉइंट लिखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा है चैलेंजेस में, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लो कि मैंने ये लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे देखो एजुकेशन से रिलेटेड कहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इनइक्वालिटी का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, तो यहाँ पे इकोनॉमी का है, यहाँ पे मैंने एजुकेशन का डाटा नहीं रखा हुआ, तो मैंने क्या किया, दो दो तीन तीन बातों को यहाँ पे लिख लिया डाटा के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट का लिखा है, तो हमने लिखा 627 मिलियन के आसपास हमारे एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक, 34.4% 2017 के आसपास जो लोग थे उनके पास इंटरनेट की पहुंच ऑलरेडी थी। उसके बाद हमने बोला इंटरनेट यूजर 45 करोड़ के आसपास पार कर चुके हैं, जियो के बाद तो और ज्यादा पार कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद हमने वाटर स्कैर्सिटी के लिए लिख रखा, मैंने इनइक्वालिटी के लिए लिख रखा कि 1% के आसपास लोग 50% के आसपास वेल्थ को होल्ड करते हैं, 1% के आसपास। तो इस टाइप के डाटा, अब जब भी मैं ऐसी बातें कोई लिखूंगा, कोई भी बात लिखूंगा, उसके पीछे डाटा लिख दिया, तो वो बात हैंस प्रूव्ड हो जाती है कि अच्छा हाँ यार ये वाली व्यक्ति को जो प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन और डाटा के साथ दिया तो वो फैक्ट हो जाता है। आपने कोई बात लिखी उसके साथ कोई डाटा दिया तो वो हो गई फैक्ट। ठीक, और उससे आंसर में आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे देखो अर्बनाइजेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, एनजीओ के लिए, है ना, और एडीआर की, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनके लिए, और यहाँ पे कुछ पेजेस और रखे हुए हैं मैंने। ठीक, तो मैंने क्या किया कि फैक्ट शीट बना के इन डाटाओं को रख लिया। ठीक है, अब इनको मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें मेरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी और वो सारी चीज़ें मैं अपने एग्जामिनेशन तक पहुंचा पाऊंगा। सिंपल सी बात है। अब 8-10 पेज की जो फैक्ट शीट होती है उसमें कमेटी होती है, किसी के रिकमेंडेशन होते हैं, तो उनको फैक्ट के साथ हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे फैक्ट शीट बनाओगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक सेक्टर के लिए एक पेज डिवोट करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो फैक्ट शीट मैंने लिख रखा। उसके बाद मैंने क्या किया कि हेल्थ केयर सेक्टर, क्या पकड़ा, हेल्थ केयर हेडिंग बना के लिख दी, सिंपल। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ डाटा मेरे पास होगा उस बेसिक डाटा को मैं यहाँ पे रख लूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि हेल्थ केयर एसेस एंड क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 145 है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। सोचो कितनी बुरी हाल है कि 195 कंट्रीज में से हमारी 145 है, तो हमने उसको लिखा। अगर हमें हेल्थ केयर के रिगार्डिंग कहीं पे प्रॉब्लम दिखानी हो, चैलेंजेस दिखानी हो, तो हम ये दिखा देंगे कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, देखो ये डाटा इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ठहरते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा कि जो मदर मोर्टेलिटी रेट है वो 97 है हमारे यहाँ पे, 10,000 पे 97 मदर्स की आज भी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिखाया हमने कि 1000 बच्चों में से जो जन्मे हुए बच्चे उसमें से 25 मर जाते हैं। तो कितनी खराब हालत है हमारे यहाँ पे हेल्थ की। हालांकि ये चीजें सुधर रही हैं, लेकिन हमको अगर चैलेंजेस बताने होंगे तो हम कैसे बताएंगे, इस डाटा को जोड़ के बताएंगे। फिर उसके बाद लिखा हमने 50% वुमेन है वो एनेमिक है, तो सोचो फिर वो जो बच्चे की हेल्थ पे, माँ की हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद हमने लिखा 69% जो खर्चा होता है मेडिकल में हमारे पे वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है। मतलब आउट ऑफ पॉकेट का मतलब कि भैया बाहर की चीज़ों खर्च हो रहा है, मतलब जेब से जो पैसा जा रहा है ना वो कहीं से मिल नहीं रहा है, मतलब इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं। एक तरीके से आप ये समझो कि अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। और कई जगह पे तो गरीबी का बहुत बड़ा कारण मेडिकल एक्सपेंसेस भी है, क्योंकि खर्चा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। तो इस चीज को बहुत हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने, है ना, जन आरोग्य योजना ने। लेकिन अभी भी इस चीज में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेशियो तकरीबन 2.03% के आसपास है अभी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये कि जो वैसे शहर है, यूपी है, बिहार है, तो वहाँ पे TFR अभी भी 3.6 3.4 के आसपास है, जबकि सदर्न स्टेट्स है वहाँ पे 1.9 के आसपास है। अब इसी वजह से वो लोग हमेशा इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि भैया जो 5th फाइनेंस कमीशन के अंडर में जो पैसा मिलता है उसमें ना नए वाले जो डाटा है, नए वाले जो पॉपुलेशन के डाटा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम किया है सदर्न स्टेट्स ने, और जबकि नदर्न स्टेट कुछ स्टेट्स हैं जो अभी तक अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। तो अब अगर हम मान लो कि उनका डेवोल्यूशन की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई तो उनको हिस्सा कम मिलेगा, तो ये तो उनको अच्छा काम करने के लिए एक तरीके से पनिशमेंट टाइप का होगा, इसलिए हम इस चीज़ का वो लोग विरोध करते हैं हमेशा। ठीक, फिर उसके बाद आता है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो तकरीबन 1.9% के आसपास है जीडीपी का, जबकि रिकमेंडेड कितना है 6% के आसपास एक्सपेंडिचर। फिर हमने बोला हेल्थ इंश्योरेंस 28.7% लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि पर 1000 पर्सन पे सिर्फ एक डॉक्टर है इंडिया में,
पर 1000% ये डॉक्टर। तो इस टाइप के डाटा को हमने रख लिया। फिर हमने बोला इंस्टीट्यूशनल बर्थ 78% के आसपास ही, 78.9% के आसपास इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रही है, मतलब हॉस्पिटल्स में। बाकी सब आज भी देखो तकरीबन 20-21% के आसपास घरों में डिलीवरी हो रही है, जो कितना डेंजरस है ना। और उसी की वजह से क्या होता है कि जो ये MMR है, ये उसी का ही तो परिणाम है ये, ठीक। तो ये हमने क्या किया, हेल्थ केयर का। उसी टाइप से हमने दूसरा क्या किया, एजुकेशन उठाया। फिर हमने बोला नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, तकरीबन 1100 के आसपास यूनिवर्सिटीज है हमारे यहाँ पे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें तो 98% है, लेकिन जो हायर एजुकेशन है उसमें 28% है। फिर हमने बोला SR वाली रिपोर्ट है, क्लास 5 का स्टूडेंट क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ पा रहा है। फिर हमने एक्सपेंडिचर बताया कि 4% के आसपास GDP का जो एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है एजुकेशन पे, जबकि टारगेट कितना है, 6% के आसपास है। 6% एजुकेशन के लिए, 6% के आसपास ही हमारा किसके लिए है, हेल्थ के लिए है, दोनों के लिए। फिर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में, स्पेशली हायर एजुकेशन में, है ना। और लिटरेसी में यही प्रॉब्लम है। अब और भी जो भी डाटा आपको मिलता जाएगा वो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिखते रहेंगे आप, सिंपल सी बात है, आपने जगह छोड़ रखी है। उसी टाइप से और एग्जांपल देखो, जैसे पुलिस एंड जुडिशरी से रिलेटेड कोई डाटा है तो क्या है कि नंबर ऑफ अंडर ट्रायल, जितने भी कैदी हमारे जेलों में बंद है उसके 67% अंडर ट्रायल्स है, वो कन्विक्टेड नहीं है, मतलब कि उनको सजा मिली नहीं है, अभी उन पर चल रहा है मुकदमा। तो सोचो जेलों में भीड़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि 67% अंडर ट्रायल को जेल में रखने का क्या मतलब बनता है। अगर जो हीनियस क्राइम के अंडर है अंडर ट्रायल तो उनको तो रख लो, लेकिन नॉर्मल कोई चोरी के किसी इस मामलों में फंसा हुआ है और उसको 3-4 साल से ज़्यादा जेल हो गई, उतनी तो उसको शायद सजा भी नहीं मिलती, उससे ज़्यादा जेल वैसे ही काट लिया अंडर ट्रायल में, तो उसको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। फिर हमने बोला, फिर जेल ऑक्यूपेंसी बोला कि भैया जहाँ 100 लोगों की कैपेसिटी वहाँ 140 लोग रह रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग हो गई, ओवर क्राउडिंग से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये सब दिक्कत है। फिर नंबर ऑफ पुलिसमैन बोला कि तकरीबन 1 लाख के आसपास, 1 लाख जो पर्सन है उनका सिर्फ 153 पुलिस है हमारे यहाँ पे, जबकि वर्ल्ड एवरेज 300 से ऊपर का है, तो हमें इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। फिर हमने बोला पुलिस रिफॉर्म पे बहुत सारे कमीशन आए, 1997 में पुलिस रिफॉर्म कमीशन है, उसने कुछ बोला। जैसे आपको पुलिस रिफॉर्म पे कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में भी वो बात आ रही है तो आप क्या करोगे कि पुलिस रिफॉर्म 1997 ने ये बात बोली है ना, अपनी तरफ से ना बोल के उसका वर्ड लिख दोगे तो वेटेज बढ़ेगा आपकी बात हो ना, कि यार ये बंदे ने वो चीज़ पढ़ी है, अच्छा ठीक है वहाँ से लिखा हुआ, ठीक। फिर हमने बोला कि मलीबत कमेटी है, मलीबत कमेटी का नाम लेके आप चीज़ों को लिख सकते हो। फिर उसके बाद बोला 3 करोड़ के आसपास कोस्ट जितने केसेस हैं वो पेंडेंसी है कहाँ पे, हमारी जुडिशरी में, जिसमें से 80% केसेस अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन जितने भी केसेस हैं उसको 80% केसेस को 10 से 12 साल लगते हैं खत्म होने में, तो वहाँ पे कितनी पेंडेंसी, कितना मैन पावर की कमी है, ये सब चीज़ों को बताया हमने। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल रखा आपके लिए कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को डाटा मैंने रख दिया यहाँ पे। तो अभी हमारे पे यहाँ पे क्या है कि R1 में कोई 47 रुपीज़ डेली का खर्च करता है वो गरीब नहीं है। आप खुद भी सोचो कितना जोक है कि 47 रुपीज़ खर्च करने वाले को तुम बोल रहे हो कि ये गरीब नहीं है, लेकिन डाटा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट यही मानती है, तो हम इन सब चीज़ों को यहाँ पे पहले से ही लिख लिया। फिर उसके बाद हमने बोला कि नेशनल मल्टी डायमेंशन जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो जो नीति आयोग निकालता है, तो उसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, तो हमने रखा हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों को हमने उसमें रख लिया। ये फिर भी ठीक है, नीति आयोग वाला ये इंडिकेटर फिर भी ठीक है, अच्छे से चीज़ों को रख रहा है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सब चीज़ों को। उसके बाद हमने क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये MDPI का फुल फॉर्म है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके अकॉर्डिंग क्या है, तकरीबन 14.96% के आसपास बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर उसके बाद हमने बोला तकरीबन 13.5 करोड़ के आसपास लोगों ने अभी गरीबी से बाहर निकले हैं। फिर उसके बाद हमने बोला कि भैया ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 1% के आसपास लोग 58% के आसपास वेल्थ को होल्ड करते हैं, ठीक। अब फिर उसके बाद हमने ये बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर में तकरीबन 60% के आसपास लोग काम करते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब भी सिंपल है कि उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलने वाले, तो फ्यूचर में अगर वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। इस टाइप से हमने क्या किया कि एक सेक्टर बनाया, सेक्टर के लिए कुछ डाटा से रख लिया। अभी इन्हीं डाटा को हम जगह जगह पे यूज करते रहेंगे। अब जैसे डिफेंस के लिए देखो, डिफेंस, R&D, साइंस एंड इनोवेशन, तो हमने लिखा इंडिया के डिफेंस बजट तकरीबन 2.4% ऑफ GDP है, ठीक। उसके बाद हमने लिखा कि हम फोर्थ रैंक पे आते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, 2024 की जो रैंक है 4th रैंक पे आता है। तो फर्स्ट पे कौन आता होगा, USA आता है, सिंपल सी बात है, USA, चाइना, रशिया 4th पे हमारे, ठीक। फिर इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का, तो ये बात हमने लिख कर रख ली भाई। अब ये सब बातें क्या हैं कि जब भी हम लिखेंगे तो उन सब बातों को इंक्लूड करेंगे अपने ऐसे में, है ना। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक 39 है आउट ऑफ 133 कंट्रीज। फिर इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा मुश्किल से 1% से भी नीचे, 1% खर्चा भी नहीं कर रहे हैं हम R&D पे, है ना। और हमको वर्ल्ड पावर बनना है तो R&D तो हमारी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, ठीक।
तो ये सब बातें हमने लिख ली, हमने क्या ये चीज़ें लिखते गए। अब न्यूज़पेपर में अलग अलग टाइम पर और भी चीज़ें आएंगी, हम लिखते चलेंगे। इसी टाइप से आप क्या मल्टीपल सेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए एक एक फैक्ट शीट बना लो। मान लो 20-25 पेज की बन भी गई, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपके सारे पास पॉइंट तो हैं। अब पॉइंट है और आपके पास मटेरियल है, अब जाओ आंसर लिख दो, सिंपल। उसके बाद आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही आज की हमारे वीडियो का मकसद था कि नोट्स कैसे बनाएं, ये चीज़ को मेरा आपको बताना था। साथ ही साथ नोट्स मेकिंग के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फैक्ट शीट क्या होती है, कि भैया ये फैक्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैक्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर स्टूडेंट को बनानी चाहिए, क्योंकि इससे जो भी बात लिखी जाती है वो प्रूवन होती है, ठीक। और आपको मार्क्स दूसरे की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। कॉम्पिटिशन का मतलब ही यही है कि दूसरे की तुलना में कैसे ज़्यादा नंबर लाए जाए। तो फिर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आगे भी मैं आपके लिए और भी चीज़ें लाता रहूँगा पेपर 2 से रिलेटेड। अगर आपको लगता है किसी स्पेशल चीज़ की डिमांड करना चाहो तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।